जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का हिंदी अध्याय 2। इस टॉपिक का नाम है विष के दांत। आज की कहानी, आज आप मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक लगे रहिए, आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। यानी एक भी ऑब्जेक्टिव और एक भी सब्जेक्टिव आपके एग्जाम में नहीं छूटेगी, यह हमारी गारंटी है। तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए ये कहानी को अब हम यहां से शुरू करते हैं। कहानी को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लेखक परिचय के बारे में, क्योंकि लेखक परिचय से एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में। तो पहले लेखक परिचय देख लेंगे, उसके बाद कहानी में चलेंगे। कहानी में तो मजा आने वाला ही है। तो चलिए देखिए, विष का दांत, यह एक कहानी है। इस कहानी के लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। याद रखिएगा, कहानी का लेखक बहुत एग्जाम में आता है। कहानी का लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। अगर आपको याद ना रहे तो ऐसे याद रखिएगा, विष के दांत। दांत, सभी का दांत होता है चकाचक, एकदम बिल्कुल नया लगता है। जब दांत नया होता है तो याद रखिएगा कि विष के दांत कहानी के लेखक है नो से नया, नो से नलिन। दांत नया होता है बाबू, और नाम भी शुरू है नलिन से, तो लेखक हो गया नलिन बिलोचन शर्मा। इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी को बदरघाट, पटना में। पटना के पास एक बदरघाट नामक जगह है, उसी जगह पे नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु हुई 12 सितंबर 1961 ईस्वी में। इनके पिता का नाम पंडित रामावतार शर्मा और माता का नाम रत्नावती शर्मा। आप लोग केवल लेखक, जन्म और मृत्यु, ये तीन चीज याद रखिएगा। यही तीनों एग्जाम में ज्यादा करके पूछता है। इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। पहला है दृष्टिकोण, एग्जाम में बहुतों बार पूछा गया है। दूसरा है साहित्य का इतिहास दर्शन, ये दोनों एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, इसीलिए इन दोनों को सबसे ऊपर मैंने लिख दिया। एक तीसरा है मानदंड, और भी रचनाएं हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इन दोनों को पूछा जाता है। तो आप लोग भी इन दोनों को रट लीजिए। बाकी बात और विशेष जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप किताब से खुद से जाकर के लेखक परिचय देख लीजिए। तो चलिए, मैं तो कहता हूं इतना ही पढ़िए ना, इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगी, यह मेरी गारंटी है, मैं कर रहा हूं ना। तो चलिए, क्लास 10th का हिंदी का जो टॉपिक है विष के दांत, ये कहानी लिया गया कहां से? ये कहानी लिया गया है विष के दांत तथा अन्य कहानियां से। इस कहानी को लिया गया है विष के दांत तथा अन्य कहानियां से। तो चलिए अब कहानी यहां से शुरू करते हैं। हम लोगों ने अब लेखक परिचय देख लिया, अब चलिए आते हैं कहानी में। अब आइए कहानी का मजा लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, विष के दांत, इस कहानी का हीरो है मदन। ध्यान दीजिएगा बाबू, इस कहानी के जो मुख्य पात्र है थोड़ा उसको समझ लीजिए। यह है सेन साहब, यह है इनकी पत्नी। इनकी पत्नी को मैंने बोल दिया सेन साहिबा। यह है इसका बेटा कासू। कासू को प्यार से खोखा बोलता है, क्योंकि बंगाली भाषा में लड़का को खोखा और लड़की को खोखी बोला जाता है। तो आइए, ये कासू जो है 5 वर्ष का छोटा बच्चा है। सेन साहब की 5 पुत्रियां हैं, जिसका नाम सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती है। यह है सेन साहब का बड़ा सा बंगला, और यह सेन साहब की काले रंग की चमचमाती हुई कार। इस कार को सेन साहब ने 7,500 रुपया में खरीदा था। एकदम इस कार
को देखने के बाद दिल गार्डन गार्डन हो जाता था, क्योंकि कार की सुंदरता इतनी अच्छी थी, कार इतनी खूबसूरत थी कि हम लोगों का चेहरा उसमें दिखता था। यानी कोई उसके पास जाके खड़ा अगर हो जाता था तो उसका चेहरा उसमें साफ दिखता था। ध्यान दीजिए, उधर है, ये है गिरधर लाल, ये है गिरधर लाल की पत्नी, ये है मदन। मदन एक छोटा बच्चा है जिसका उम्र है 5 से 6 वर्ष, और ये है मदन का एक छोटा सा घर, यानी गिरधर लाल का छोटा सा घर कह सकते हैं। तो आइए अब कहानी शुरू करते हैं। सेन साहब एक बड़े आदमी हैं, उनके पास एक बहुत बड़ी फैक्ट्रियां हैं, इसीलिए तो सेन साहब के पास बड़े बड़े बंगले हैं, और उस जमाने में खरीदे हैं एक काले रंग की चमचमाती हुई कार, वो भी 7,500 रुपये में। एग्जाम में खूब पूछता है कि सेन साहब की कार किस रंग की थी, तो मारिएगा काले रंग की। कितना में खरीदा था, तो बोलिएगा 7,500 रुपये में। ठीक है बाबू, चलिए। सेन साहब के पास एक बहुत बड़ा फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में बहुत सारे लेबर लोग खटते हैं, उसमें से गिरधर लाल भी सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी का काम करता है। एक मामूली सी किराने का काम जो होता है ना, लिखा पढ़ी का काम, वही वाला काम करता था। सेन साहब वो शुरू में 5 लड़कियां हुई, सेन साहब को पुत्र नहीं हो रहा था। सेन साहब और सेन साहिबा दोनों काफी चिंतित थे कि मुझे 5 पुत्रियां हो गई है, मुझे एक भी बेटा नहीं हुआ है। तो इस बात को लेकर बहुत दिन ये दोनों चिंतित रहे। खैर इनके पास बहुत सारी खुशियां थी, पैसा की कमी नहीं थी, क्योंकि फैक्ट्रियां थी, बड़े बड़े बंगले थे, सारी सुविधा थी, लेकिन एक पुत्र नहीं था। उम्र बीतते गया बीतते गया बीतते गया, लगभग बूढ़ा हो चला, तब जाके सेन साहब को एक पुत्र हुआ जिसका नाम कासू है। सेन साहब का जो पुत्र था बहुत ही नटखट था, और ये पुत्रियां जो है 5 इतनी सुशील थी कि उनको देख करके मोहल्ले वाले सभी अपने बच्चों को बोलते थे कि अगर पुत्री है तो सेन साहब की। सेन साहब की पुत्रियां क्या थी? सेन साहब की पुत्रियां एक कठपुतली थी, यानी कहने का मतलब वो हमेशा डिसिप्लिन में रहती थी, हमेशा अनुशासन में रहती थी। वो खेलना कूदना थोड़ा बहुत करती थी, कभी कभी शाम को 1-2 घंटा खेल लेती थी, क्योंकि उनके पिताजी और उसकी मम्मी ने उनको सिखाया था कि खेलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, इसीलिए वो शाम में कभी कभार 1-2 घंटा खेल लेती थी। उसके बाद हमेशा घर के काम काज को बेखूबी से करती थी, कभी भी किसी चीज का नुकसान नहीं करती थी। वो हंसती भी थी तो सोच समझकर। अगर सेन साहब की पुत्रियां हंसती भी थी तो वह दांत के रस से केवल हल्का फल्का मुस्कुराती थी, ये नहीं कि हा 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 हा, ऐसे नहीं। आजकल की लड़कियां देखते हैं हंसने का अजब तरीका बना लिया है, गजब गजब ढंग से हंसती है। तो बगल वाले जो पड़ोसी लोग रहते थे वो बोलते थे कि पुत्रियां हो तो सेन साहब की जैसी, देखो हंसती भी है तो दांत के रस से हंसती है, और एक तुम लोग है हंसती है तो हा 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 करती है। मतलब कि एक अजीब ढंग का। अरे लूर सीखो लूर, अगर लूर सीखना है, अक्ल सीखना है तो सेन साहब की पुत्री से जाकर के सीखो। मैंने देखा कि सेन साहब की पुत्री कितनी सुशील है, कितनी अच्छी है, एकदम सभी काम को टाइम टू टाइम करती है और डिसिप्लिन में रहती है।
ऐसे पड़ोसी लोग कहते थे। लेकिन खोखा जो था एकदम पांचों बहनों के विपरीत था। खोखा सभी मामलों में अपवाद था। वह घर के सभी नियम कानून के रूप में भी वो अपवाद था। वो कोई भी डिसिप्लिन नहीं मानता था। एकदम एक नंबर का बदमाश, जो कहा जाता है जाहिल, वैसा लड़का था। और रहे क्यों नहीं? क्योंकि सेन साहब को बुढ़ारी में एक बेटा हुआ था। तो उस बेटे को वो बहुत लाड़ प्यार करते थे, बहुत दुलार करते थे। इसीलिए खोखा जो है बिगड़ गया और बदमाश हो गया। अपनी बेटियों को डिसिप्लिन में रखते थे और खोखा को रहने दो, जो कर रहा है करने दो, कोई बात नहीं। अरे बेटा किसका है? सेन साहब का है ना। एकदम बेटा को कपार पर चढ़ा लिया था। इसलिए वह काफी बिगड़ गया था। खोखा जो है वो घर के सभी सामान को तोड़ता था, फोड़ता था, बिगाड़ता था। फिर भी उसकी मम्मी और उसका पिताजी उसको कुछ नहीं बोलता था और बोलता था कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा या तो बिजनेसमैन बनेगा। अगर वो घर के किसी भी चीज को तोड़ता फोड़ता था तो सेन साहब को लगता था कि मेरा बेटा प्रैक्टिकल कर रहा है, मतलब ये लगता है इसको देख के कि आगे चल के ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन या बहुत बड़ा इंजीनियर बनेगा। इसीलिए वो कुछ भी बिगाड़ता था तो उसको देख करके सेन साहब और सेन साहिबा काफी खुश रहते थे, एक कट्टी भी दुखी नहीं। लेकिन अगर बेटी से गलती से अगर कुछ टूट भी गया या कुछ फूट भी गया तो बेटियां को मारते थे, डांटते थे। लेकिन बेटा अगर कुछ तोड़ फोड़ भी दिया तो बेटा को एक छड़ी भी नहीं मारते थे। खोखा इतना बदमाश हो गया कि वह अपने बहन को बात बात पर मारता था। बहन भी उसको कुछ नहीं करता था, क्योंकि बहन भी जानती थी कि मेरे पिताजी और मेरी मम्मी कासू को खूब मानता है। अगर हम गलती से मार भी देंगे तो माता पिता हम ही को डांटेंगे। इसीलिए उसकी बहन भी उसको कुछ नहीं करता था, भले ही खोखा अपनी बहन को क्यों न मारे। ठीक है। एक दिन क्या हुआ, सेन साहब के यहां कुछ रिश्तेदार आए हुए थे। उसमें से एक पत्रकार महोदय भी थे और कुछ लोग थे। जब सेन साहब के यहां आए तो सभी लोग ड्राइंग रूम में जाकर के बैठ गए। ड्राइंग रूम एकदम बिखरा हुआ था, एकदम चारों तरफ कासू पहले से सब कुछ छीट छाट के रख लेता। जब जा करके बैठे तो वहां पे बात करने की कोई मुद्दा नहीं थी। तो कोई जब मुद्दा नहीं था तो बात ये उठा कि किसका लड़का क्या करेगा। इतना जैसे ही बोला तो सेन साहब ने बोला कि मेरा लड़का इंजीनियर बनेगा या सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। क्योंकि अब कासू 5 साल का होने जा रहा है। मैं इसको स्कूल थोड़े ही भेजता हूं। बगल वाले पड़ोसी लोग बोलते हैं कि खोखा को स्कूल भेजा करो, उसको किंडरगार्टन स्कूल में नाम लिखा दिया कीजिए, वहां पे पढ़ेगा तो अच्छा होगा। मैं सोचता हूं आजकल के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होती है, झूठ मूठ के किंडरगार्टन स्कूल में क्यों भेजेंगे। मैं अपने बेटे को अपने अनुसार शिक्षा दे रहा हूं ताकि ये इंजीनियर बन सके। तो रिश्तेदार बोले आप क्या कर रहे हैं, इसको कहां पे पढ़ा रहे हैं? तो उसने बोला कि मैं कासू को स्कूल ना भेज करके मैं घर में ही जो मेरे कारखाने में बढ़ई और मिस्त्री काम करते हैं उसको 1-2 घंटा के लिए अपने घर पे बुला लेता हूं और मैं कहता हूं कि कासू के साथ कुछ ठोक पीट किया करे, जिससे कासू का भी हाथ साफ हो जाएगा। और वही करता है, वह पर डे आता है, 1-2 घंटा कासू के साथ बैठता है, कुछ ठोक पीट करता है। देखिए ना, कासू का हाथ भी साफ हो गया। और ये बात जब हम बोलते हैं तो हिंदुस्तानी लोग समझता कहाँ है, सब बोलता है स्कूल भेजिए स्कूल भेजिए, सब बुड़बके है।
सबसे बड़ा होशियार तो हम ही हैं। उसके बाद क्या हुआ, उनके दोस्तों में एक दोस्त थे पत्रकार। उनके पास एक छोटा सा बच्चा था, कासू से भी छोटा, लगभग 3-4 साल का, देखने में बहुत समझदार और होनहार लग रहा था। तो एक दूसरे रिश्तेदार ने बोला, बच्चे को स्कूल तो भेजते होंगे क्योंकि देखने में होनहार लग रहा है। तो जब तक पत्रकार महोदय जवाब देते तब तक सेन साहब पहले से कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा या सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, क्योंकि मैं खोखा में बचपन से ही देख रहा हूं इसके अंदर इंजीनियर का सभी गुण मिल रहा है। यह हमेशा कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल करते रहता है। यानी वो अपना बेटा का बड़ाई करना तुरंत उसके पास शुरू कर दिया। पत्रकार महोदय मुस्कुरा रहे थे और मुस्कुराते हुए केवल सेन साहब की बातों को सुन रहे थे। जब सेन साहब की बात समाप्त हुई तो सेन साहब ने पूछा, अच्छा पत्रकार जी, अब आप बताइए कि आप अपना बेटा को क्या बनाइएगा। तो पत्रकार महोदय जी कहते हैं, मैं अपने बेटे को एक नेक इंसान बनाऊंगा, उसके बाद वो जो कुछ भी बने उस काम में उसे पूरी आजादी होगी। इतना कहकर पत्रकार महोदय चुप हो गए। इधर सेन साहब मुंह टेढ़ा कर लिया, यानी सेन साहब को यह बात नहीं जचा, इसे थोड़ा मुंह टेढ़ा कर लिया। उतनी ही देर में नीचे हल्ला हो रहा था। हल्ला ये हो रहा था कि सेन साहब के बंगले के बाहर उनकी एक चमचमाती हुई काले रंग की कार, जिसका नाम स्ट्रीमल इंड है, वो लगी हुई थी। एक 5-6 साल का लड़का मदन उधर से गुजर रहा था। तो देखते हैं नहीं, जब कोई खूबसूरत गाड़ी या कोई भी चीज होता है कहीं लगा हुआ, तो जब बच्चे वहां से गुजरते हैं तो उसका मन करता है कि थोड़ा उसको छू लें, देखते हैं कैसा लगता है। और उस कार में तो मदन का चेहरा भी दिख रहा था, इसलिए मदन ने उस कार को ऐसे करके टच कर दिया। जैसे ही कार को टच किया तो इस कार का जो ड्राइवर था, सोफर, इसमें सोफर बोला गया, सोफर बोलते हैं ड्राइवर को। इस कार का जो ड्राइवर था वो आओ न देखा ताव उतर के उसको, मदन को जबरदस्त एक एड़ा मार दिया, यानी लात से उसको जबरदस्त मारा। इतना जबरदस्त मारा कि वो बच्चा फेंका गया। फेंकाने के बाद उसको घुटना में चोट लग गया, जिसके कारण घुटनों से खून निकल रहा था। अब बच्चा क्या किया, ये 5-6 साल का था और सोफर से वो पार पाता नहीं, तो बच्चा कानते हुए चला गया अपना घर। घर गया, जैसे ही उसकी मम्मी देखी कि मेरा बेटा मदन रो रहा है और उसके घुटने से खून गिर रहा है, मम्मी पूछी कि क्या हुआ। तो मदन बोला कि मम्मी ऐसे ऐसे बात है, मैंने उसकी कार को टच किया तो उसने मुझे धकेल दिया, जिससे मैं गिर गया और देखिए मुझे खून बह रहा है। जैसे ही मां खून देखी, मां को बर्दाश्त नहीं हुआ। मां वहां से दौड़ते चली आई उस सोफर के पास। जैसे ही ड्राइवर के पास आया, मां और ड्राइवर बकझक कर रही थी और इधर से जो मदन जो था इस ड्राइवर का कभी कॉलर पकड़ रहा था और उसको नकोच रहा था, यानी वो ऐसे ऐसे कर रहा था ना कि लग रहा था कि वो ड्राइवर को अब मार ही देगा। अब क्यों ना मार देगा, किसी की मम्मी जब उसके साथ हो तो उसका हौसला तो बढ़ जाता है। जिस समय वो मदन को मारा था उस समय मदन अकेला था, तो वो कांदते हुए घर चल गया। लेकिन अब जैसे ही मदन की मम्मी आई, मदन का ताकत बढ़ गया और हौसला बढ़ गया। इधर मदन की मम्मी ड्राइवर से उलझ रही है और मदन उधर जो है ड्राइवर को कर रहा ऐसे ऐसे कि तुमको मार ही देंगे, तुमको ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। इतना में ही यानी इस प्रकार की हल्ला हो रही थी।
तो जैसे ही वहां पे रिश्तेदार साहब लोग सभी लोग गप कर रहे थे, ये हल्ला जैसे ही सुने सभी लोग नीचे उतर गए। नीचे उतरने के बाद देखे सेन साहब कि यहाँ पे तो गिरधर लाल की पत्नी और उसका बेटा है जो मेरे ड्राइवर से उलझ रहा है। तो जब सेन साहब आए तो उसने देखा कि उसका बेटा मदन वो ड्राइवर से एकदम बलजबरी कर रहा है और उसको मारने का प्रयास कर रहा है। सेन साहब चुप था। जैसे ही गिरधर लाल की पत्नी सेन साहब को देखा, ये बेचारी हो गई चुप, क्योंकि वो जानती थी कि मेरा पति गिरधर लाल सेन साहब के ही कारखाने में काम करता है। तो वहां बेचारी वो हो गई चुप। उसके बाद ये ड्राइवर जी जो है, वो ड्राइवर जी सेन साहब को यानी अपने मालिक को सारी बात सुना दी। उसने बोला कि मदन आकर के गाड़ी को ठोकर मार रहा था, इसीलिए मैंने मदन को गाड़ी से अलग कर दिया। तो देखिए ये लड़का मुझसे उलझ गया। यानी ड्राइवर जो है बिल्कुल झूठ बोला था। केवल मदन उस कार को टच किया था, लेकिन इसने बोला कि नहीं, ये गाड़ी को तोड़ रहा था, फोड़ रहा था, कुछ कुछ बहाना बना दिया। सेन साहब को बढ़ गया गुस्सा, लेकिन वो गुस्सा को कंट्रोल करते हुए गिरधर लाल की पत्नी को कहता है, ए मदन की मम्मी, मदन को यहां से ले जाओ और देखना फिर मदन कभी ऐसी हरकत ना करे। कौन कहा? सेन साहब कहा मदन की मम्मी को। उसके बाद मदन की मम्मी मदन को हाथ पकड़े हुए वहां से अपना घर ले गया। घर जाने के बाद वो तो घर चला गया। उसके बाद रिश्तेदार साहब भी बोले कि सेन साहब अब आप हमको भी विदा कीजिए, अब मैं भी अपना घर जाऊंगा। तो सेन साहब बोले हाँ ठीक है, अब आप भी जाइए। उनमें से एक रिश्तेदार था मिस्टर सिंह और एक था मुखर्जी साहब। सभी लोग अपने अपने गाड़ियों को लेकर के सेन साहब के यहां आया हुआ था। जब मिस्टर सिंह अपने गाड़ी के पास जाता है और जैसे ही गाड़ी का गेट खोलता है और गाड़ी में बैठने खोजता है, तो देखता है उसका अगला गाड़ी का टायर पंचर है। और उसके बाद जब उतर के देखता है, जब पीछे घूमता है तो देखता है मेरा पिछला चक्का भी बैठा हुआ है। उसके बाद फिर पीछे घूरता है और देखता है कि पिछला चक्का, दोनों चक्का बैठा हुआ है, यानी उसके गाड़ी का सभी चक्का का हवा खुला हुआ था। जब एक चक्का बैठा हुआ था तो उनको शक हुआ कि हो सकता है पंचर हो, लेकिन जब दोनों तीनों चारों चक्का का हवा खुला हुआ था तो उनको लग गया कि किसी ने मेरा गाड़ी का हवा खोल दिया। जब मिस्टर सिंह साहब जब गाड़ी के पीछे आए तो देखे जो गाड़ी के पीछे नहीं होता है लाल जैसा बत्ती, वो बत्ती भी चकनाचूर कर दिया था, यानी फोड़ दिया गया था। मिस्टर सिंह सोचे कि ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। ये सभी चीजें सेन साहब भी देख रहे थे और सेन साहब का ड्राइवर भी देखा। सेन साहब का ड्राइवर समझ गया कि यह काम लगता है कासू बाबू का ही है, क्योंकि वही इधर घूम रहा था। उसके बाद बोला सेन साहब कि हो सकता है ये कासू किया होगा, ये काम करो, जाओ घर से पंप लाओ और साहब की गाड़ी में हवा भर दो। जैसे ही हवा भरने आए तो देखे कि कासू जो था उसके गाड़ी के अंदर में घुस करके उसका नट भल्टू खोल रहा था। तो बोलता है ड्राइवर कि सेन साहब देखिए कासू यहां है, कासू ही यहां है। तो फिर सेन साहब आए, कासू को अपने गोदी में उठा लिए। अब गोदी में उठा के पूछा तुम ही किया? बोला हाँ। तब बोलता है सेन साहब रिश्तेदार से, देखा ने, मैंने बोला ना कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, इनको ये सब काम में पूरा मजा आता है, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि मेरा बेटा आगे चल के बहुत बड़ा इंजीनियर बनेगा। इतना कहने के बाद उसको तो रिश्तेदार को गुस्सा आ ही रहा था, अब क्या करे। वह बेटा को लेकर के सेन साहब
और रिश्तेदार को बोला कि चलिए हम लोग वहां पे जाकर के बैठते हैं। उसके बाद उसने नौकर को बोला कि जाओ मेरे लिए और रिश्तेदारों के लिए कुर्सी लेकर के आओ। जैसे ही कुर्सी पर बैठे, फिर सेन साहब अपना कासू का किस्सा शुरू कर दिया कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, यह करेगा वह करेगा, यानी आलतू फालतू बात करना शुरू कर दिया। रिश्तेदार को गुस्सा आ रहा था, सोच रहा था जल्दी मेरे गाड़ी में हवा भरन, हम यहां से निकल जाएंगे, झूठ मूठ किसी किस्सा कितने सुनेंगे। उतने देर में फिर उससे गाड़ी में हवा भरा गया। उसके बाद वो रिश्तेदार मिस्टर सिंह चले गए और मुखर्जी साहब की गाड़ी को कुछ नहीं किया था, वो पहले ही चले गए थे। जब रिश्तेदार लोग चले गए, उसके बाद सेन साहब अपना गाड़ी लिए और अपने फैक्ट्री में चले गए, अपने कारखाना में। कारखाना में जाने के बाद उसने वहां से एक नौकर को बुलाया जो वहां पे खाना बनाता था। उसको बुलाया और बुला के बोला कि तुम जाओ थोड़ा गिरधर लाल को बुलाओ। गिरधर लाल उनके कारखाने में किरानी काम करता था। वो बेचारा नौकर गया, गिरधर लाल को बुला करके लाया। बुला के लाने के बाद सेन साहब गिरधर से कहता है, गिरधर सुनो, आज तुम्हारे बेटा ने बहुत बड़ा अन्याय किया। बोला क्या साहब? बोला आज तुम्हारे बेटे ने मेरे गाड़ी को तोड़ना चाहा। जब मेरे ड्राइवर ने उसको डांटा तो वह ड्राइवर से लड़ गया और उल्टा पुल्टा बात कर रहा था। ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर, बदमाश और गुंडे बनते हैं। तुम अपना बेटा को समझा लो और ध्यान रहे गिरधर, आज के बाद कभी ऐसा नहीं हो, यह ध्यान रखिएगा। अगर कभी गलती से ऐसा हो गया ना तो समझ लेना फिर क्या करेंगे हम सो। बोला जी हजूर साहब। इतना कह करके गिरधर लाल वहां से चला गया। उसके बाद सेन साहब अपना घर चले आए। जब शाम हुआ तो गिरधर लाल जब ड्यूटी पर से अपना घर आए तो उसने मदन को बुलाया और मदन को बिना कुछ सोचे समझे रात में जम के कूट दिया। यानी इतना मारा कि बेचारा बच्चा पूरा चिल्ला रहा था। रात में पूरा चिल्ला रहा था, इतना चिल्ला रहा था कि इनके घरों से आवाज सेन साहब के बंगलों तक पहुंच रही थी। तो सेन साहब बोले गिरधर बहुत समझदार आदमी है, उसकी मम्मी ने ही मदन को बिगाड़ दिया है। मेरा तो मन उसी दिन कर रहा था कि उस कमबख्त को मैं कूट दूं, लेकिन मैंने नहीं मारा। ठीक कर रहा है आज गिरधर, उसको रात में पीट रहा है। तो मैं यही तो चाहता था। इतनी देर में सेन साहब की पत्नी सेन साहिबा भी जग गई और वह बोलने लगी, कमबख्त कैसा कौवे की तरह चिल्लाता है, खोखा की बराबरी करता है, भिखमंगा कहीं का। उसके बाद सभी सो गए। उसके अगले ही दिन क्या हुआ, खोखा खेलते खेलते अपने बंगले से बाहर चला गया। बाहर में मदन अपने कुछ दोस्तों के साथ लट्टू नचा रहा था। खोखा भी वहां पहुंच गया। पहुंचने के बाद खोखा बोलने लगा मदन से कि मदन मैं भी लट्टू खेलूंगा नहीं, मैं भी लट्टू खेलेगा, मुझे लट्टू दो, मुझे भी लट्टू खेलना है। तब मदन ने बोला भाग नहीं यहां से, बड़ा आया लट्टू खेलने के लिए, मारेंगे तो समझे में आ जाएगा। जा अपने बाप के कार में जाके बैठ, तू लोग बहुत बड़े आदमी हो, मेरे साथ में खेलने लायक नहीं हो, जाओ निकलो यहां से। आनी मदन खोखा को अपने साथ लट्टू खेलने नहीं दिया। इस बात को लेखक बोला है कि कौवा के जमात में हंस शामिल होने के लिए ललक गया। यहां पे कौवा है मदन और हंस है कासू, यानी कौवा के जमात में हंस आने के लिए ललक गया, क्योंकि कासू चाहता था कि मैं मदन के साथ लट्टू खेलूं, लेकिन मदन ने लट्टू खेलने नहीं दिया। जब मदन लट्टू खेलने नहीं दिया
तो कासू ने आओ ना देखा ताव, मदन को एक फैट मारा हुमच के। जब मदन को एक फैट मारा हुमच के, मदन को आ गया गुस्सा। मदन सोच लिया कि इसी के कार के चलती मेरे पिताजी ने उस दिन मुझे उल्टा उल्टा के मारा, और आज फिर यह हमसे लाइक करने के लिए आया। वह आओ ना देखा ताव, ऐसन का फैट मारा कासू के थथुन में कि उसका थथुन से दुगो दांते तोड़ दिया। यानी कासू का दुगो अगला दांत टूट गया। अब कासू रोते चिल्लाते हुए वहां से भागते भागते अपना घर आया। जब अपना घर आया तो सेन साहब देखा कि उसका बेटा कासू का दो दांत टूट गया है। तो पूछा किसने तोड़ा? तो कासू बोला कि मदन ने मेरा दांत तोड़ दिया है। बोला क्या हुआ? बोला ऐसे ऐसे बात। सेन साहब को बहुत भारी गुस्सा आया। उसने आओ ना देखा ताव, सेन साहब अपनी कार को ली, वो चल दिया कारखाने। कारखाने में जाके मिलता है किससे? गिरधर लाल से, और बोलता है गिरधर इधर आ। बोला क्या हुजूर? बोला तुम यहां से जल्दी निकलो, आज के बाद तुम्हारे लिए मेरा कारखाना बंद हो गया है। आज के बाद तुम मेरे कारखाने में काम करने नहीं आओगे। तुम्हारा जो भी तनख्वाह है कल आकर के ले जाना। बोला जी हुजूर। उसके बाद वहां से गिरधर लाल अपना घर चले आए, कारखाना को छोड़ दिए। मदन उस दिन क्या किया, जब कासू को पीटा था ना, उसके बाद वो घर नहीं गया। उसने सोच लिया कि उस दिन हल्का सा कार छुए थे, तो हल्की सी गलती पर मेरे पिताजी ने मुझे उल्टा उल्टा कर मारा। आज तो मैंने उसके मालिक के बेटा का दो दांत तोड़ दिया। आज तो हम बचेंगे चाहे नहीं हो। आज मेरा पिताजी मुझे मार के हलवा टाइट कर देगा, इसीलिए आज घर जाना ठीक बात न है। बेचारा मदन घर से भाग गया। भागे तो भागे कहां, रात में लगभग 8-9 बज रहा था। उसके बाद जब अधिक रात हो गई, लगभग 9 बज गया, तो क्या किया मदन, धीरे धीरे अपने गली के पिछले दरवाजे से अपने घर में वो हिल गए। घर में आने के बाद सबसे पहले वो रसोई में गए। रसोई में जाने के बाद उसने खाना निकाला और एकदम भैर एकदम टाइट से खाया। खाने के बाद वो चले गए मम्मी पापा के रूम के पास, और रूम के पास जाके कान लगा के सुन रहा था कि कहीं पिताजी और मम्मी मेरे बारे में तो बात नहीं न कर रहे हैं। जब वहां पहुंचा तो देखा कि पिताजी बहुत हल्के से स्वर में, धीमी धीमी आवाज में मां से बोल रही है, लेकिन मेरे बारे में कुछ नहीं बोल रही है। तो उसने देखा कि पिताजी ने मेरी मम्मी से बहुत धीमी धीमी आवाज में बोल रहा है, लेकिन जो भी बात कर रहा है वो मेरे बारे में बात नहीं कर रहा है। उसके बाद मदन को दिखाई दिया कि बरामदा में एक खटिया है, तो जाते हैं रात में उसी पर सो जाएंगे। जैसे ही बरामदे में जाने के लिए सोचा मदन, रात के अंधेरे में उसके पैर से लोटा ठेला गया। जैसे ही लोटा ठेलाया, लोटे की आवाज से गिरधर घर से बाहर निकला। जैसे ही मदन देखा कि मेरे पिताजी, मदन भागना वहां शुरू कर दिया। भागे तो भागे कहां, चारों तरफ दरवाजा बंद था। मदन क्या किया, लास्ट में आकर के ऐसे करके खड़ा हो गया कि अब तो मुझे मार बजड़वे करेगा, अब तो कोई उपाय न है। जैसे ही मदन ऐसे करके खड़ा हुआ, उनके पिताजी ने आया और मदन को उस दिन मारा नहीं, मदन को बिना मारे आया और मदन को ऐसे किया और मदन को गोद उठा लिया और यहां पे रख लिया। बोला शाबाश बेटे, आज तूने वो कर दिखाया है जो मैंने कभी नहीं किया है। क्योंकि आज तक मैंने उसके फैक्ट्री में जब से काम कर रहा हूं, तब से गाली गलौज 4 बात 10 बात बोलते आ रहा है, मैं उसका कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। आज तो तूने मेरा सीना गर्व से ऊंचा कर दिया।
कासू के दो विष के दांत तोड़ दिए, इसीलिए मैं तुम्हें शाबाशी देता हूं। अरे क्या हुआ, नौकरी से मुझे निकाल दिया तो निकाल दिया, नौकरी में पैसा वो ऐसे ही देता है क्या? मेहनत करते हैं तो पैसा देता है, मेहनत नहीं करेंगे तो पैसा नहीं देगा। अगर हम हैं, हमारे पास कला है, तो कहीं भी खटेंगे वहीं भी हमको पैसा मिलेगा। कोई बात नहीं बेटा, शाबाश, बहुत अच्छा काम किया। यह बात सुन के मदन हक्का बक्का रह गया कि आज मेरे पिताजी में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे। मेरे पिताजी पहले तो छोटी छोटी बातों पर मारते थे, आज तो मुझे सीने से लगा लिया। कहानी हो गया समाप्त। मैं आशा करता हूं कि आपको ये कहानी अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर नहीं आई होगी तो कमेंट बॉक्स में थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा, मैं इससे भी बेहतर कहानी बनाने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ जय हिंद।